दलित और मुस्लिम इमेजिनेशन है ना, उसमें चंद्रशेखर का प्रभाव बढ़ रहा है। ये आप कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको बता देगा। वो अपील कर रहा है। तो जाहिर है कि चंद्रशेखर एक्सपेरिमेंट करेगा। जो 10 विधानसभा चुनाव होने हैं, सरकार में है नहीं, प्रतिनिधि है नहीं आपका। अभी आकाश बहुत यंग हैं। एक्सपीरियंस की कमी है, उनको कितना फ्रीडम दिया जाता है काम करने का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ये नहीं बाद में कहीं वो भाषण दे दें और बाद में फिर हटा दें, बोले अभी परिपक्व नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल बैठे हैं। अभी 4-5 दिन के यूपी के दौरे से दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव इस बार बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है। उधर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी ये घोषणा कर दी कि वो भी उपचुनाव लड़ेंगे। उधर इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, वो भी चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी भी पूरी दमदारी के साथ यानी एनडीए गठबंधन भी चुनाव लड़ेगा। उधर दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन जो है वो हो गया 37 पर बसपा लड़ेगी। इस पूरे राजनीतिक समीकरण पर प्रोफेसर रतनलाल चूंकि यूपी घूम करके हैं, उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय जो परिस्थितियाँ थी, वो परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, है ना? और उपचुनाव होने जा रहा है, पहली बार बसपा उपचुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर की अभी नई पार्टी है, तो वो भी जैसा कि आप कह रहे हैं कि उपचुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं वो घूम के आया हूँ, नगीना में जहाँ लोकसभा लड़े चुनाव चंद्रशेखर, वहाँ पे बल्क में उनको वोट दी मुसलमानों ने, दलितों ने, बल्क में वोट दी है। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। चुनाव के दरमियान भी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे वहाँ। अब चंद्रशेखर को ये अंडरस्टैंडिंग अब बन गया है कि अगर दलित और मुस्लिम को हम जोड़ देंगे, तो एक बड़ा राजनीतिक उसका बेस जो है ना उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाएगा। और वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब वो सिंपल एक्टिविस्ट नहीं है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो चंद्रशेखर तो चाहेगा ही ना कि उसके पार्टी का विस्तार हो। हाँ, इसीलिए मुस्लिमों को लेकर भी स्टेटमेंट आ रहा है। कावड़ और नमाज को लेकर के को लेकर स्टेटमेंट आ रहा है। तो अ, दलितों के बारे में लगातार बोल ही रहा है, जहाँ एट्रोसिटीज हो रही है वहाँ पहुँच ही रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे बोल ही रहा है। और हम लोगों ने जब वीडियो बनाया था बाबा के ऊपर, तो हाथरस में मैंने भाषण सुना, तो वहाँ भी जाके एड्रेस कर रहा था कि तुम लोग बेकार बाबा के यहाँ गए, यहाँ बाबा साहब हैं, जो सवाल हम लोग उठाए थे। जो हमने बात कही थी वो वहाँ पर और चंद्रशेखर ने ये तो कहा ही ना कि हम लोग फेल हो गए हैं, कि इस निकम्मे समाज को हम नहीं समझा पा रहे हैं कि जहाँ बाबा साहब हैं और बहुजन महापुरुषों की फहरिस्त है, वहाँ पे तुम इन पाखंडी बाबाओं के पास क्यों जा रहे हो? तो ये तो आप समझिए कि एक लार्ज दलित पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में बहुत है, और ख़ास तौर से उसमें जाटव चमार जाति की भारी संख्या। संख्या में। तो मेरी जो अभी रीडिंग है, चाहे जो मैं बातचीत कर रहा हूँ लोगों से, तो अब वो जो दलित और मुस्लिम इमेजिनेशन है ना, उसमें चंद्रशेखर का प्रभाव बढ़ रहा है। ये आप कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको बता देगा। वो अपील कर रहा है। तो जाहिर है कि चंद्रशेखर एक्सपेरिमेंट करेगा। जो 10 विधानसभा चुनाव होने हैं, 10 ही है ना? 10-10 तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करेगा ना। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भी इंडिया अलायंस अलग लड़ा, बसपा अलग लड़ी, चंद्रशेखर अलग लड़ा। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की एक समझ थी लोकसभा में कि चंद्रशेखर को हम नगीना में जितवाएँगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हम इंडिया अलायंस को वोट करेंगे। ये वैसा हुआ भी। हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग थी। ये हम लोग को पहले से क्लैरिटी इस बात की है। लेकिन अब चंद्रशेखर का कद बढ़ गया है, वो पार्लियामेंट में बोल रहा है, चुप नहीं बैठ रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, तो जाहिर है कि लोगों में अपील उसका बढ़ेगा। दूसरी बात है कि आप लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिए, तो जिस तरीके से कांशीराम बहुजन सोसाइटी की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव ने इस बार रणनीति चेंज कर दी। 5 यादव को ही उन्होंने टिकट दिया। और बाकी आप देखिए, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, तमाम लोगों को दिया। 2 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे दलितों को दिया। अयोध्या जैसे जगह पे, जो कि इनका सिंबल था बीजेपी को, वहाँ शिकस्त दे दी बीजेपी को। उस जगह देते-देते मेरठ में 8-10 हज़ार से बच गए। हाँ, तो इस वजह से अखिलेश यादव के प्रति समाज का झुकाव लोकसभा चुनाव में हुआ था। सब मतभेद भुला के भी दलितों का एक मेजर सेक्शन में कह रहा हूँ, पूरा नहीं कह रहा हूँ। अधिकतर लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट कर दिया और गाँव-गाँव में चर्चा थी कि संविधान खतरा में है।
तो जो जो इक्वेशन बना था संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर, जो एजेंडा इंडिया अलायंस ने बनाया था, चाहे राहुल गांधी बोल रहे थे, संविधान लेकर जा रहे थे हर जगह। अब चुनाव खत्म होने के बाद उन एजेंडे पे वो कितना अडिग रहेंगे, कितना लगातार बोलेंगे। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, बजट सेशन। 22 से तो उसमें ये लोग अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी हो, कितना आप मतलब अपील करेंगे इश्यूज पे, कितना आप संघर्ष करेंगे, इस पे आपके वोटर का जो है ना पूरा मिजाज डिपेंड करेगा। वो नज़र बनाए बैठा है वोटर। नजर बना के बैठा है, तो जो लोगों ने वोट दिया इस बार, वो आपका परमानेंट वोटर नहीं है। अगर आप अपनी नीति और नियत में साफ नहीं हुए, तो वोटर शिफ्ट कर सकता है। मतलब आप कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि जिस नियत के आधार पर वोटर ने वोट दिया था, हाँ, अभी तक आप अगर उस पे खरे नहीं उतरे, हाँ, तो जैसे चंद्रशेखर लगातार बोल रहे हैं, वो जा रहे हैं और चंद्रशेखर ने कहा भी अलीगढ़ में कि आपने जिन लोगों को वोट दिया वो कहाँ हैं? कहाँ है? तो ये वो वोट चंद्रशेखर के साथ शिफ्ट हो सकता है या पूरी संभावना है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया अलायंस चंद्रशेखर को एकोमोडेट करने के मूड में है या नहीं है? है तो कैसे? फिर चंद्रशेखर इंडिया अलायंस में जाने के मूड में है या नहीं है? है तो कैसे? इसमें भी बहुत सारा इक्वेशन डिपेंड करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव यूपी में है, वो 10 सीट चंद्रशेखर का भी भविष्य तय कर सकती हैं और जो वोट इंडिया गठबंधन को मिला था, वो आगे उनके साथ बना रहेगा, ये भी तय कर सकती है। ये भी तय कर सकती है। और अभी 27 में चुनाव क्या 2 साल बचा अब? 27 में विधानसभा का चुनाव है और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है भारत में। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट सब जो हो रहे हैं, भाई इंडिया अलायंस जब तक कोई दलित, अति पिछड़ा बड़ा चेहरा नहीं प्रोजेक्ट करेगा कि मासेस में जाके वो बोले, हेलीकॉप्टर में 4 ऐसे लोगों को नहीं घुमाएगा, भाषण नहीं करवाएगा, तो वो समाज भी तो देखता है ना कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में वोट तो दे दिया जाटव चमारों ने, लेकिन चेहरा नहीं है उनके पास में कोई जिसको कह सकें देखो उत्तर प्रदेश में हमें जाटव चमार को आगे बढ़ाना है, तो फिर कब तक वोट देंगे? आप पार्टी कार्यालय जाओ तो फिर वही लोग नज़र आते हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। हाँ, तो जब तक आप ये राहुल गांधी ने चुनाव के पहले कहा था कि पूरा पार्टी रीस्ट्रक्चरिंग होगी। तो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे जब ऐसे लोग नहीं जाएँगे, नहीं बोलेंगे, उनको फ्रीडम नहीं होगा काम करने का, उनको भाषण देने का फ्रीडम नहीं होगा, तो वोटर आजकल का वोटर वो नहीं है। वो चेहरा देखता है कि भाई चेहरा हमारा आदमी उधर है कि नहीं है। तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा। अब देखिए, बसपा अपने राजनीति के बहुत ही खराब दौर में है। ईमानदारी से स्वीकार हाँ, करें। बिल्कुल, नो डाउट। और बसपा की कमान जब बहन जी ने ली थी जिस समय, उस समय बसपा जो है ना राइज पे था, इस तरह से राइज पे था और अभी सीधे डाउनफॉल हो गया है। तो जो आकाश आनंद को जो विरासत मिली है, वो बसपा नहीं है जो कि बहन जी को मिली थी। जो काशीराम ने बहन जी को दी थी। वो विरासत नहीं है। अब आप शून्य पे हैं अब। सिंबल रहेगा, नहीं रहेगा ये हम भी नहीं जानते हैं। अब आप रीजनल पार्टी के कैटेगरी में आ गए हैं। एक विधायक सिर्फ है आपको उत्तर प्रदेश में, एक भी सांसद नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना कि हम संविधान ही हमारा बायोलॉज है, संविधान मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो है। तो भाई तो एजेंडा बन गया कि संविधान खतरे में है और संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस लेके घूम रहा था। तो अब दलित समाज सर मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ कि बहन जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुकी हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है और बहन जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है कि ये वो वाला संविधान है नहीं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, इसमें तो इतने संशोधन हो चुके हैं। हाँ, तो हो चुके हैं तो कौन और किस पर्पज़ से किया गया ये भी देखना ज़रूरी है। संविधान को एनरिच करने के लिए, उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि संविधान कोई भारत का संविधान जो ना ऐसा ग्रंथ नहीं है जो बाबा साहब खुद कह चुके थे कि काल परिस्थिति के हिसाब से इसमें स्पेस छोड़ दिया गया है संशोधन का। तो संशोधन होते हैं एक बढ़िया करने के लिए और एक संशोधन होता है उसका नेस्तनाबूद कर देने के लिए। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा संशोधन किस पर्पज़ से था और उसमें कांग्रेस भी कटघरे में आप ला सकते हैं, बीजेपी को भी ला सकते हैं, एक तरफा नहीं होगा। तो वो जो कह रहे थे कि संविधान अब चंद्रशेखर भी तो मैनिफेस्टो कह रहा है ना कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ कह रहा है ना। जंतर मंतर पर एक बार मैनिफेस्टो लेके आया था ना। तो अब बसपा सिर्फ ये कहने से कि संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा मैनिफेस्टो है, इससे अब पब्लिक बात बनेगी नहीं। भाई संविधान तो आदर्श चीज़ है ना। उसको और बेहतर, अच्छा बनाने की, जन कल्याण के काम करने की ज़िम्मेदारी राजनीतिक दलों पर और सरकारों पर है।
तो आप सरकार में हैं नहीं, प्रतिनिधि है नहीं आपका। अभी आकाश बहुत यंग हैं, एक्सपीरियंस की कमी है, उनको कितना फ्रीडम दिया जाता है काम करने का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ये नहीं बाद में कहीं वो भाषण दे दें, अब बाद में फिर हटा दें, बोले अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो आपको मैनिफेस्टो लाना पड़ेगा, आपको घोषणा पत्र लेके पब्लिक में जाना पड़ेगा कि हम जब जीतेंगे तो हम ये काम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी उलझा हुआ है, चौतरफा तरीके से उलझा। कुल मिला के 10 सीटों के बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर जब सदन चलेगा, अगर इंडिया गठबंधन के लोगों ने उन मुद्दों को नहीं उठाया जिन मुद्दों से वो आए थे चुन करके, तो हो सकता है। वोट शिफ्ट हो सकता है और वो अधिकतर चांस ये बनने का चंद्रशेखर वैक्यूम क्रिएट जो हुआ है ना, वो वैक्यूम रहता नहीं परमानेंट। वो एक चंद्रशेखर एक दलित चेहरा के रूप में, वो बहुजन कहे लेकिन दलित चेहरा के रूप में जो है ना, प्राइमरी वोटर उसका दलित समाज का होगा, ठीक है? बेस वोटर। बेस वोटर, प्राइमरी वोटर वही है। तो वो एक उभर रहा है, ही इज़ यंग और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो उत्तर प्रदेश को अपना सेंटर बना रहा है। पहले आप देखते होंगे कि पूरे देश भर में घुमा फिर रहा था, लेकिन अब वो खेल समझ गया है कि दीवार में सुराख करनी हो तो ड्रिल मशीन एक ही जगह रखना पड़ता है। एक जगह पहले पाँव रखने की जगह बना लो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये बात चंद्रशेखर समझ गया है, इसलिए जो वैक्यूम क्रिएट होगा या जो बीएसपी का सिंपैथाइज़र है, वोटर है, उसको लगेगा कि नहीं जीते, वो वोट चंद्रशेखर को शिफ्ट हो सकता है। पूरे उत्तर ज़्यादा चांस ये है कि चंद्रशेखर के साथ। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है। इसलिए इंडिया अलायंस के सामने ये चुनौती है कि चंद्रशेखर को कैसे एकोमोडेट कर रहा है। ईगो वगैरह छोड़ के एकोमोडेट कैसे कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करें। ये तो उत्तर प्रदेश की बात होगी और जैसा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव है और 90 सीट वहाँ पर शायद विधानसभा की हैं और इंडियन नेशनल लोकदल जो चौटाला जी का है उनके साथ में बसपा का गठबंधन हुआ है। सर लगता है कि पिछली कई चुनावों से देखा जा रहा है हरियाणा में बसपा गठबंधन करती है, तोड़ लेती है, 10 दिन चलता है, 15 दिन चलता है और चुनाव से पहले आते-आते फिर कहते हैं कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे। लास्ट ये जो चुनाव हुआ था उसमें यही देखा गया था। तो ये जो गठबंधन हुआ ये चलेगा या फिर ये पिछले चुनावों की तरह रही कहानी? वो जैसे नीतीश कुमार के साथ है ना, एक ही चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ही इज़ नॉन प्रेडिक्टेबल। तो वो बसपा पे भी लागू होती है। एक तरफ़ा अलायंस होता है, एक तरफ़ा टूट भी जाता है। दो तरफ़ा अलायंस होता है, एक तरफ़ा टूटता है। तो अब ऐसा नहीं कि इन लोगों के साथ पहली बार समझौता हुआ है, पहले भी समझौता हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बहन जी का बीजेपी के साथ भी समझौता हो चुका है। इन लोग का भी बीजेपी के साथ 99 में समझौता हो चुका था, मिलके चुनाव लड़े थे। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव लड़ने के बाद समझौता हुआ है। हाँ, लड़ने के बाद हुआ है, लेकिन समझौता तो हुआ ना सर। तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि हर पॉलिटिकल हो सकता है चंद्रशेखर भी अपने उम्मीदवार उतारे। हाँ, हरियाणा में चुनाव है तो हो सकता है चंद्रशेखर भी उतारे। चंद्रशेखर भी अपना कैंडिडेट उतारे वहाँ पर, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है। अभी तो महाराष्ट्र और झारखंड और यहाँ पर है। तो स्ट्रैटेजिकली कुछ सीट पे वही लड़वाएगा चुनाव। तो सब पार्टी है, पार्टी का अपना चुनाव लड़ने का जो है आज़ादी है, कोई भी लड़ सकता है, कोई सरकार बना सकता है। लेकिन वहाँ स्टेक पे क्या है? स्टेक पे है, एक तो बीजेपी 10 साल से सरकार में है और स्टेक पे वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन फोर्स वही होगा। तो वही बात जो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कही कि कैसे लोगों को, जैसे अखिलेश यादव ने बहुत चुन-चुन के टिकट दिया, पूरा कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन उसमें बनाया। कांग्रेस टिकट वितरण में ढीला है ना? अंतिम क्षण तक जो है ना वो टिकट घोषणा ही नहीं करती है। अब 5-10 दिन बचेगा तो घोषणा करती है। तो टिकट बाँटने के मामले में बहुत लचर व्यवस्था है कांग्रेस में। बहुत सारी लॉबीज़ काम करती हैं, उसके हिसाब से टिकट बँटते हैं। तो ये तो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, जैसे दिल्ली में दोनों मिल के लड़े, हार गए, क्योंकि अपना दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बना। कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ नहीं। हाँ, तो अगर वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा और चंद्रशेखर भी कुछ सीट लड़ाएगा, ये मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मेरी समझ है कि वहाँ वो ज़रूर कैंडिडेट लड़वाएगा। और इधर इन लोग और बसपा है, तो इक्वेशन क्या बन रहा है? बीजेपी आप सोचिए, इक्वेशन क्या बन रहा है? किसान खिलाफ है वहाँ बीजेपी के। लेकिन वोट का तो फ्रैक्चर होगा ना, इसलिए मैंने कहा कि मेजर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, जैसे इन लोग का और बसपा का अलायंस हो गया, तो वहाँ छोटे-छोटे जो दल हैं, उन सब के साथ जब तक अलायंस नहीं करेंगे, तो आप बीजेपी से कैसे लड़ेंगे?
मतलब जब तक कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी, बसपा या बसपा तो चलो उधर चली गई, लेकिन चंद्रशेखर इन लोगों के साथ बैठ कर के बातचीत नहीं की जाएगी, हाँ, तब तक नहीं लगता कि वो उसको हरा सकते हैं जी, बीजेपी को। जी। तो आप प्रोफ़ेसर रतनलाल थे और उत्तर प्रदेश घूम कर के आए हैं 5-6 दिन में और बातचीत करने का जो उद्देश्य था, वो यही था कि क्या 10 सीट जो उत्तर प्रदेश में जिन पर उपचुनाव है विधानसभा की, उन 10 सीटों पर जो वोट जिस आधार पर इंडिया गठबंधन को मिला था, वो आधार पर उसी आधार पर इंडिया गठबंधन खरा उतरेगा तो उसके साथ बना रहेगा या नगीना की तरह वो वोट कहीं न कहीं चंद्रशेखर के साथ शिफ्ट हो जाएगा या मायावती के साथ शिफ्ट हो जाएगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमने प्रोफ़ेसर तनलाल जी से बात की। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद।